वो आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। क्यों आर्बिट्रेरी है वो? क्योंकि इन अ सेंस there is no inherent relationship between words of a language and the meaning of the ideas conveyed by them. कोई रिलेशन नहीं है, कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है उसका बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के वर्ड्स के दरमियान और उनके मीनिंग्स और आइडियाज जो उसके थ्रू कन्वे होते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ hieroglyphics where a picture of an object may represent the object. There is no reason why a female adult human being be called a woman in English, औरत in Urdu, then in Persian, and feminine in French. Feminine in French. Selection of these words in language mentioned here is purely arbitrary, an accident of history. It is just like christening a newborn baby who may be christened John or James. जैसे एक बच्चे का शुरू में ही नाम रख दिया जाता है ना, इसी तरीके से हम एक इमेज का भी एक नाम रख देते हैं कि औरत को जो है उर्दू में औरत कहा जाता है, इंग्लिश में उसको विमेन कहा जाता है, और वजूद जन से है कायनात में रंग, ठीक है, उसमें जो जन है वो भी औरत को कहा जाता है, पर्शियन वर्ड है, और फेमाइन उसको फ्रेंच में कहा जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पहले ही दिन एक बच्चे का नाम रख दिया जाता है और सारी उम्र उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। इसी तरीके से हम डिफरेंट इमेजेस का भी एक नाम रख देते हैं और तमाम ता कयामत उस इमेज को उसी नाम से पुकारा जाता है। But once a child is given some name in a purely arbitrary manner, the name gets associated with the child for his entire life. यानी कि वो associate हो जाता है हमेशा के लिए उसकी life के साथ, and it becomes an important established convention. The situation in the case of language is similar one. The choice of words selected to mean a particular thing or idea is purely arbitrary, but once a word is selected for a particular reference, it comes to stay as such. It may be noted that had language not been arbitrary, there would have been only one language in the world. अगर लैंग्वेज आर्बिट्रेरी ना होती तो पूरी दुनिया की फिर एक ही जबान होती। फिर है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। लैंग्वेज इज नॉट एन amorphous डिसऑर्गेनाइज्ड और chaotic कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, ठीक है, ये कोई chaotic या डिसऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड नहीं है। जिस तरीके से एक ब्रिक जो होती है वो एक बिल्डिंग बनाती है, बट इट इज नॉट सो विद साउंड और ग्राफिक सिंबल स्टैंडिंग फॉर साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। Sounds are arranged in certain fixed or established systematic order to form meaningful units of word. तो इसी तरीके से जो है जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स भी जो होती हैं वो वर्ड्स बनाती हैं और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो एक सेंटेंस बनाता है। तो इस वजह से हम लैंग्वेज को कहते हैं ये सिस्टम ऑफ सिस्टम है। अभी हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसमें मैंने आप लोगों को ये डिफाइन किया था कि वो सिस्टम ऑफ सिस्टम कैसे हैं, कैसे साउंड्स मिलके वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनते हैं। सिमिलरली वर्ड्स आर आल्सो अरेंज्ड इन पर्टिकुलर system to frame acceptable meaning sentences. These system operate at two levels, phonological and syntactical. ठीक है, अब ये जो systems होते हैं वो दो level के ऊपर operate होते हैं, एक phonological होता है और दूसरा syntactical होता है। जो phonological जो level होता है वो sound of a language जब appear होती है in some fixed combination, there is no word, for example the start with BZ, LR और ZL कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो बस और जिल कॉम्बिनेशन से कोई भी साउंड स्टार्ट नहीं होती और देयर इज नो वर्ड, यानी कि कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता। देयर इज नो वर्ड दैट बिगिंस विद इंग साउंड। ये जो साइन है ना ये इंग साउंड है, ING इंग होता है ना वो वाला साउंड है, और एंड्स इन ह साउंड। तो सिमिलरली वर्ड्स टू combine to form sentences according to certain combination such that grammatical or structural rule of language. The sentence the hunter shot the tiger with a gun acceptable, but the sentence the tiger shot a gun with hunter is not acceptable. ये भी अभी हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। तो ये उसका क्या होता है, ये इसका फोनोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो फोनोलॉजी बेसिकली ये जो साउंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं ना जो हम ख ड, इनको हम फोनीम्स कहते हैं। फोनीम्स मिलके साउंड्स वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको फोनोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे जो फोनीम्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये हम फोनोलॉजी में पढ़ते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे फोनोलॉजिकल लेवल कहा गया। फिर वो कहता है यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ सिस्टम कहें तो वो दो लेवल पे जो है वो
डिस्कस होता है, द प्रॉपर्टी लैंग्वेज इज ऑल्सो टर्म डुअलिटी बाय सम लैंग्वेज, और इस वजह से इस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज को डुअलिटी भी कहा जाता है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो डुअल है, एक तरफ वो सिंटैक्टिक लेवल पे काम करती है और दूसरी तरफ वो फोनेटिक लेवल पे काम करती है, सॉरी वो फोनोलॉजिकल लेवल के ऊपर काम करती है, नॉट फोनेटिक्स। ठीक है, अब एवरी ह्यूमन चाइल्ड हैज टू मास्टर द कन्वेंशन ऑफ द लैंग्वेज ही और शी learn before being able to successfully communicate with other members of social group in which he or she is placed। और एक इंसान को फिर वो लैंग्वेज जिसमें वो रहता है, जिस सोसाइटी में, उसको वो बयान करनी पड़ती है। अब देखें ना, अब ये जो साइकोलॉजिकल स्टडीज है उन्होंने ये प्रूव किया है कि एक इंसान जो है अगर उसको कोई बात समझानी है ना, तो जो उसकी मदर लैंग्वेज है ना, जो उसकी सोसाइटी की लैंग्वेज है, आप उसको उसमें समझाएं। बाज़ औक़ात जो है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये सिस्टम अभी प्रोड्यूस हो गया है कि जी आपने बच्चे से सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, उसकी वजह से यकीन जानिए वो बच्चे कुछ भी उनको उनका एडॉप्शन लेवल जो है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। टीचर इंग्लिश बोल रही होती है, वो उसका मुंह देख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ समझ आ गया कुछ नहीं आ गया, और हम बच्चों पे फोकस कर रहे होते हैं, उस पर जोर लगाते हैं, नहीं ये इंग्लिश के वर्ड सीखो और फिर तुम समझो, ठीक है। लेकिन उन इंग्लिश के वर्ड्स को सिखाने के लिए भी पहले आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। लाइक मैं अब आपको समझा रही हूँ लिंग्विस्टिक्स, तो आई हैव टू कम्युनिकेट विद द लैंग्वेज जो कि आप सोसाइटी में बोली जाती है, जो आपके और मेरे दरमियान कॉमन है, ठीक है। इसी तरीके से दिस का मतलब क्या, इसका मतलब है, तो ये सारी चीजें हमने कैसे सीखी, हमने अपनी लैंग्वेज के थ्रू सीखी, यानी कि हम एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए जो कि उर्दू सोसाइटी थी, और एक टीचिंग लेवल पे और एक स्टूडेंट लेवल पे भी जाके हमें उस लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जो कि उस सोसाइटी के अंदर बोली जाती है, ठीक है। लैंग्वेज इज प्राइमरीली वोकल, लैंग्वेज जो है वो प्राइमरीली वोकल साउंड से बनी हुई है और प्रोड्यूस होती है बाय साइकोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, सॉरी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ये मेड अप ऑफ वोकल साउंड है। हम जो बात करते हैं एक्चुअली दैट इज द वोकल साउंड, और फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी, हमारी जो जिस्म के अंदर आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, हमारी जबान है, मुंह, सारा ये आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और फिर जबान है, अपर लिप, लोअर लिप, तालू, हलक, लंग्स, क्योंकि लंग्स हवा प्रोड्यूस होती है वहां से, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, इसमें बहुत सारा ये पूरा ये जो हमारा लंग से लेके माउथ तक का, इवन नोज, ये आपका फिजियोलॉजिकली आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जिसके थ्रू वोकल साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वोकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस पूरे जो फिजियोलॉजिकली आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये मशीन लगाई हुई है, उसकी जरूरत पड़ती है। इन द बिगिनिंग इट मस्ट हैव अपीयर्ड एज अ वोकल साउंड ओनली, शुरू में ये जस्ट वोकल साउंड इसको कहा जाता था। आप ये देखें कि अक्सर पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो है वोकल कॉर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिलीवर करने से वोकल कॉर्ड्स मेरे अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती है। द थिंग, एक ऑर्गन छोटा सा खराब हो जाने से, वोकल कॉर्ड सिर्फ ओनली वन, एक मशीन है, इतनी बड़ी मशीन के अंदर एक छोटा सा पुर्जा है वोकल कॉर्ड, और सिर्फ उसको, उसके डिस्टर्ब हो जाने से, उसके स्क्वेल हो जाने से मेरी पूरी आवाज बंद हो जाती है। कैन यू इमेजिन, दैट इज द होल मैकेनिज्म जो कि इंसान की बॉडी के अंदर है। तो एक दफा तो बिल्कुल ही आवाज बंद हो गई थी, तो मैं लेक्चर भी नहीं दे पा रही थी। तो राइटिंग मस्ट हैव कम लेटर। अब इन द बिगिनिंग जो है हमेशा वोकल साउंड्स ही आई, शुरू से इंसान ने लिखना नहीं शुरू कर दिया था, पढ़ना नहीं शुरू कर दिया था, पहले वो बोला था, लिखाई उसके बाद आई, एंड एज एन इंटेलिजेंट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट वोकल साउंड। प्राइमरीली वोकल है, बाद में सेकेंडरीली वो फिर राइटिंग पैटर्न में आई थी। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है राइटिंग की ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे इन द स्पोकन फॉर्म ओनली, they do not have a written form. A child learns to speak first, writing comes later, much later. Also during his lifetime, a man speaks much more than he writes. Our total quantum of speech is much larger than the total quantum of written material. It is because of these reasons that some linguists say that speech is primary, writing is secondary, because writing did have one advantage over speech. It could be preserved in books or records. But with the invention of magnetic tapes or audio cassette, it has lost the advantage too.
ठीक है। अब क्या हुआ है कि राइटिंग जो है उसका एक एडवांटेज था ओवर स्पीच कि भाई ये प्रिजर्व की जाती है बुक्स में, लेकिन बाद में जब ये रिकॉर्डिंग सिस्टम्स आ गए तो उसकी वजह से राइटिंग ने ये अपनी जो उसका एक था कि भाई नहीं, राइटिंग जो है वो प्राइमरी होती है क्योंकि वो रिकॉर्ड की जाती है एंड सो ऑन, लेकिन अब जो है लैंग्वेज भी रिकॉर्ड हो जाती है। The age-old proof pen is mightier than sword does not hold much ground when one finds a spoken word at the beck and call of a really good orator can do much more than a pen. अब ये जो old proverb है कि pen is mightier than sword, अब इसी तरीके से जब ये कहा जाता था कि भाई राइटिंग के थ्रू आप पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, लेकिन अब उसने भी ये इतना अपनी असर और रसूख उसको खो दिया, क्योंकि अब जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं एक्चुअली वो ज्यादा इंसान के दिल पर डायरेक्ट असर करते हैं। आप देखें ना मेमोरी किस तरह की होती है, एक वो जो सुनते हैं हम, एक वो जो हम बोलते हैं, एक वो जो हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या एक वो जो हम देखते हैं और एक वो जो हम पढ़ते हैं। तीन तरह की मेमोरी होती है। एक जो हम देखते हैं यानी कि हमने कोई इमेज देखा और हमने किसी को कुछ करते हुए देख लिया, ठीक है, वो प्रैक्टिकली हमें किसी ने करके दिखा दिया, ठीक है, एक वो होती है। एक वो जो हम बोलते हैं। अच्छा, जो अब जैसे आप मेरा लेसन सुन रहे हैं ना, ये जब आप पढ़ेंगे आप बोर हो जाएंगे, लेकिन जब आप सुनेंगे यू विल फील के अच्छा भाई समझ आ रहा है। द रीजन कि मैं हमेशा इसके लिए एक मिसाल देती हूँ कि एक्चुअली जो सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है ना, और जो क्विक मेमोरी होती है और ब्रेन जिसके ऊपर फौरन से जो है इंटरप्रेट कर देता है, और दिल और दिमाग दोनों एक्शन में आ जाते हैं, वो सुनने से होता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोलते थे, वही नाजिल होती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतरती थी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लग जाते थे। राइट? इट मीन्स कि जब हम कुछ बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, वो दूसरे इंसान पे असर कर रहा होता है। अब उसके असरात एट द प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा होते हैं और इन फ्यूचर टाइम भी उसके असरात बहुत ज्यादा होते हैं। आपने जो चीज रीड की है ना, आप उससे बोर भी हो सकते हैं, आपके सर में भी दर्द हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो आप सुन रहे होते हैं ना, आप उससे बोर नहीं होंगे अगर वो अच्छे तरीके से बयान की गई हो। ठीक है, इसी तरीके से हमें बहुत सारे लोगों की बुरी बातें भी नहीं भूलती, फलाने ने मुझे ऐसे कहा था। द रीजन, वो जो स्पीच होती है ना, स्पीच साउंड होती है, वो इंसान की डायरेक्ट दिल पे असर कर जाती है, उसके दिल और दिमाग दोनों पे हावी हो जाती है, और जो चीज दिल और दिमाग पे हावी हो जाए वो भूलती नहीं है। राइट? तो दैट इज द बेसिक थिंग। तो यहाँ पे अब वो जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो क्या है कि एक, अब यहाँ पे देखें, वो बहुत ज्यादा आगे काम कर सकता है पेन से। अब खाली लिखाई तक काम नहीं है, पहले लोग पढ़ा करते थे, अब लोग सुनते हैं। आप देखें बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, जिसमें कासिम अली शाह है और डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, इकबाल, क्या नाम है उनका, जावेद इकबाल, और इसी तरह से एक और भी शेख आतिफ। ठीक है, ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल आए हुए हैं। रीजन क्या है, लोग पढ़ने से ज्यादा इनको सुन रहे होते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को, डॉक्टर इसरार अहमद को। रीजन कि वो ज्यादा असर कर रहा होता है, वो जो ऑरेटर होता है वो ज्यादा असर करता है एज कंपेयर टू अ राइटर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। इसी तरीके से जस्ट थिंक ऑफ Mark Antony's speech in Julius and Caesar that inspired the whole mob into the action and spurred them into mood of frenzy to burn all killed animals of Julius Caesar. A number of modern gadgets like the telephone, the tape recorder, dictaphone, etc. only go to prove the primacy of the speech over writing. उसके बाद यहाँ पे देखें, लैंग्वेज इज अ सोशल फेनोमेना। लैंग्वेज एक सोशल फेनोमेना है। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, अब ये बेटा यहाँ से लेके और आगे तक इसको जस्ट एक दफा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिफाइन कर दी हैं। अच्छा, इसमें ये देख लें आप लोगों को, बस ये एंड पे लैंग्वेज इज अ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, बस यहाँ तक रीड आउट करना है। जस्ट मेक द पॉइंट्स कि ये डुअल होती है, ये लैंग्वेज यूनिक और क्रिएटिव मॉडिफिएबल होती है। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक या सिस्टम और सिस्टम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस तरह की जो दोबारा दोबारा चीज़ें आ रही हैं उनको ओमिट कर दें। जस्ट पॉइंट आउट, मेक एक कंसाइज वे में आप 10 मेजर पॉइंट्स निकाल लें कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये आना है
कि व्हाट इज लैंग्वेज, ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट, मतलब आपके लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन वो आपसे पूछेंगे, और आप 3 से 5 जरूर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे आ जाए कि लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। अब अगर हम पीछे देखें तो जो हमने 5 जो लिंग्विस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसके साथ ही हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन किए हैं, वहां तक भी काफ़ी है। और उसके अलावा 5 से 6 और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं तो वो भी काफ़ी हैं कि इसके अलावा भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उन डेफिनेशंस के साथ जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, राइट नोट ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, तो एनी 10 लिखते हैं आप, ठीक है। तो दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए तकरीबन 30 से 35 मिनट्स होते हैं, तो यू हैव टू कवर इन 30 to 35 मिनट्स। और लिंग्विस्टिक्स में मैंने आपको बताया जस्ट राइट ऑन द कॉन्सेप्ट्स, नॉट कि आपने शीटें नहीं गिननी वहाँ पे जाके, शीटों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इवन मैं आपको सही बताऊं, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो टू द पॉइंट लिखते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथी नहीं लिखते। जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथी लिखते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट टेस्ट चेक किया हुआ है, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है कि ऐसा स्टूडेंट जो कंसाइज वे में बयान करता है, टू दी पॉइंट बयान करता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आता है। लेंथ वो 8 पेजेस की पूरी कर देता है, तो दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। 8 पेजेस अगर आपके पूरे हो रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन एनफ। तो इस तरीके से वो 8 मीन्स के सॉरी 8 लीव्स हो जाएंगी और 16 पेजेस हो जाएंगे। 16 पेजेस जो है वो आपकी 8 लीव्स बनेंगी। तो अगर वो 16 पेजेस पूरे कर देता है, 10 to 12 पेजेस पूरे कर देता है, तो दैट इज मोर देन, यानी कि 10 से 16 पेजेस अगर आप पूरे कर रहे हैं ना, तो इतनी लेंथ काफ़ी होती है क्वेश्चन को बयान करने के लिए। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको टू दी पॉइंट करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन क्लास?